चैनल पे आप देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत क्लास 7 की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है जिसको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे आज इकाई 5 में बाजार में, जिसका चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में बाज़ार में एक कमी, जिसको हम आज देखने वाले हैं। इसको आज हम पूरा एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा ना पार्ट में ना डिवाइड करके हम एक ही क्लास में पूरा लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और इसके बारे में आज समझेंगे कि बाज़ार क्या है और बाज़ार में एक कमी, जिसको हम चैप्टर वाइज इसका चैप्टर 8 को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो बाज़ार है, बाज़ार में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरह से कमीज़ है। कमीज़ में पूरा सारा बाज़ार है, जिसमें आपको यहाँ पर सभी जो आइटम दिए गए हैं उन सभी आइटम को एक कमीज़ में ही समेट कर दिखलाया गया है कि ये मार्केट है। मार्केट में किस तरह से इन सभी सामानों को एक ही कमीज़ में किस तरह से दर्शाया जा सके, उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे ये बाज़ार में एक कमीज, मतलब कि एक बाज़ार है, बाज़ार में एक कमीज में ही पूरा सारा बाज़ार किस तरह से समाहित है उसको इसमें दर्शाया गया। अध्याय में हम एक कमीज की एक कहानी, मतलब कि जो कमीज है, कमीज को एक कहानी के तौर पर हम बतलाने की कोशिश करते हैं या बताते हैं कि यह कहानी जो कपास के उत्पाद से प्रारंभ होती है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी होती है कपास के उत्पादन से, देख सकते हैं। और आइए हम बाज़ार की एक श्रृंखला कपास उगाने की बाज़ार में, जो कि सुपरवाइज़र होता है, कमीज़ खरीदने वाले जो कैसे यानी कि जोड़ देती हैं, और वह श्रृंखला में हर कड़ी से जो साथ खरीदना और बेचना से जुड़ा, मतलब कि किस तरह से ख़रीदा जा सके और किस तरह से बेचा जा सके, जो जो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और आप फिर इस श्रृंखला में इसमें बाज़ार में इसका लाभ कमाते हैं और कुछ दूसरों को भी इसकी अपेक्षा लाभ को होता है, जो कि पता लगाने पर इसका प्रयत्न करते हैं कि ये देखते हैं आगे। तो इसमें हम देखेंगे अब इसमें क्या कि कुरनूल में कपास उगाने का एक उगाने वाला एक किसान, मतलब कि कुन्नूल है, कुन्नूल में किस तरह से कपास उगाने वाला एक किसान है। स्वप्ना जो कुन्नूल आंध्र प्रदेश में, कुन्नूल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एक छोटी किसान है, कौन? स्वप्ना, और अपने एक छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास सीधे तौर पर आए जो कि डोडे पक रहे हैं और फिर उनमें से कुछ इसके चपक जाते हैं और दूसरों पर स्वप्ना को रूप दिखाने का व्यस्त करते हैं। और डोडे जिनमें उनकी कुछ साथ साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, मतलब कि सीधे चटक कर वह खुल नहीं पाते, इसलिए इसमें रुई या फसल जो इकट्ठा के लिए दिन का यह समय लग जाता, मतलब उसको किस तरह से इकट्ठा किया जाए उसको के लिए पूरा दिन लग जाता है। रुई एकत्रित हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुन्नूल के आपस बाजार में ले जाती है और फिर स्थानीय व्यापारी के पास ले देती। फिर इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से बाजार में वह स्वप्ना अपने व्यापारी को खरीदने, बेचने या कीटनाशक आदि खरीदने के लिए ऊंची दाम पर 2500 रुपये का कर्ज उसी स्थानीय व्यापारी से स्वप्ना एक शर्त पर मंगाने के लिए सहमत कर लेती है, और स्वप्ना एक शर्त में सहमत हो जाती है और फिर करवा लेते हैं। तो फिर अपना वह सारी रुई उसको बेच देती है, किसको? उस व्यापारी को। कपास की खेती में अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे किसमें? कपास की जो खेती है उसको निवेश करने में बहुत ही अधिक इसकी निवेश की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उर्वरक है, कीटनाशक आदि। इसमें किसानों को बहुत अधिक मात्रा में धन का व्यय करना पड़ता है। जैसे छोटे किसान के इन खर्चों की पूर्ति के लिए उनको पैसा भी उधार लेना पड़ता है, किनको? छोटे जो किसान होते हैं। एक व्यापारी परिषद जो उसके दो आदमी आपस में तोल मोल कर रहे, जो 1500 रुपये प्रति कुंटल से हिसाब से वह 6000 रुपये की रुई जो दूसरे ऋण को 3000 रुपये उसने काट ली, मतलब कि उसको 6000 की जो रुई हुई उसमें से उसने 3000 रुपये काट लिए, बाकी बचे 3000 स्वप्ना को दे दिए। किसने? व्यापारी ने। तो स्वप्न केवल 3000 रुपये लेकर व्यापारी वर्ग इसमें सुस्ती से वह बिक रही थी और वह बाजार में रुई पा रही थी, यानी कि धीरे करके वह रुई बाजार में आ गई। और फिर आप ये देखेंगे कि स्वप्ना
इस तरह रुई उगाने वाले मैंने 4 महीने की एक तोड़ मेहनत की और देखिएगा कितनी बढ़िया सी साफ और इस पर मुझे बेहतर कीमत मिलने लगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कुरनूल के कामबाड़ी में व्यापारी कपास करते हैं और जो कि बिजनेस के लिए वो है बीजिंग के मिले यानी जिनिंग कपास खरीद लेती हैं और फिर इसमें इस तरह से इनको दर्शाया गया है जैसे सूते के काटने वाले व्यापारियों के साथ में इसमें धागा को एकत्रित कर लिया जाता है। और फिर इसमें देखेंगे हम व्यापारी क्या है। अम्मा मैं अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे, यही मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाज़ार में आप जाकर पता कर सकते हैं। किसको व्यापारी किससे बोलता है? स्वप्ना से। और फिर स्वप्ना नाराज़ हो जाती है और फिर वह भला आप कैसे संदेह कर सकते हैं कि मैंने केवल उम्मीद की थी कि इस ज़रूरत यानी कि जो बार रुई की जो फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि मुझे कुछ महीना इसका गुजारा हो सकेगा। यद्यपि स्वप्ना जानती थी कि कपास में कीमत 1800 रुपये प्रति क्विंटल से बिकेगा, लेकिन आगे वह बहस नहीं कर पाई। कौन बोलती हैं? स्वप्ना बोलते हैं। और व्यापारी गांव में शक्तिशाली का आदमी था। कौन? व्यापारी जो था वह गांव में शक्तिशाली का आदमी था जो किसानों को कर्जों के लिए ऊपर से निर्भर रहना पड़ता था। जैसे कि जो किसान होते आमतौर पर उससे व्यापारी पर निर्भर रहते, जिससे कि कारण कि उनको उससे कर्ज भी लेना पड़ता था। और फिर इसमें हम इनको देखने के लिए आवश्यकता होती है जैसे कि बीमार बच्चों को स्कूल की फीस आदि। वर्ष में ऐसा भी समय आता है जब किसी किसान को अपने काम नहीं मिलता है तो वह उनसे कोई आय नहीं होती। मतलब किसानों को जब कोई काम नहीं मिलता तो उनसे उनकी कोई आय नहीं होती। हम उस समय केवल ऋण लेकर ही अपनी जीवित रह सकते हैं। कपास पैदा करने के लिए स्वप्ना आय में बस थोड़ी ज़्यादा होती है, वह दूसरों से वह करके जमा लेते हैं। अब देखेंगे यानी कि इरोड़ा का कपड़ा बाज़ार, मतलब इरोड़ा है, इरोड़ा में किस तरह का जो कपड़ा बाज़ार है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तमिलनाडु में क्या एक सप्ताह में 2 यानी कि लगने वाला इरोड़ा का एक बाज़ार है। कहाँ पर? तमिलनाडु। इरोड़ा कहाँ पर है? तमिलनाडु। संसार में एक विशाल जो कि बाज़ार में एकत्रित करने के लिए बाज़ार में एक बड़ा कपड़ा बेचा जाता है, मतलब बेचा जाता है। आसपास में गांवों में बुनकरों के द्वारा लगाया गया कपड़ा बाज़ार में बिकने के लिए आता है। जो बुनकर जो लोग होते हैं जो कपड़ा बनाते हैं उसको बाज़ार में बेचने के लिए लाते हैं। बाज़ार में पास में कपड़ा जो कि व्यापारी कार्यालय है जो कपड़े को खरीदते हैं। और दक्षिण भारत में जो कि व्यापारी हैं भी इस बाज़ार से इस कपड़े को खरीदते हैं। कहाँ का? दक्षिण भारत, दक्षिणी व्यापारी देख सकते हैं। बाज़ार में उन दिनों पर आपको बुनकर भी मिलेंगे, व्यापारिक आर्डर भी के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। कौन? व्यापारी, जिसमें बुनकरों को आर्डर के हिसाब से यह कपड़ा बनवा कर लाते हैं और व्यापारिक देश में निवेश करने वस्त्र निर्माताओं और कंपनियों के निर्देशक आर्डर के आधार पर कपड़ा को उपलब्ध कराते हैं। सूती यानी कि सुखाते हैं और उसको खरीदते हैं और फिर ये बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस तरह से कपड़ा तैयार किया जाता है। इसका उदाहरण देकर हम इसमें समझेंगे। तो फिर इसमें दिखाया जा सकता है कि जैसे कि ये मिल है जहाँ पर कपड़ा को किस तरह से बनाया जाता है और फिर उसे मार्केट में किस तरह से सप्लाई या बेचा जाता है। बाज़ार में यह व्यापारी भी यह दुकान कई तरह की साल व्यापारी हैं जो कि निर्माता और स्थापित आर्डर भी मिलते हैं और कुछ अन्य लोग इनको खरीदते भी हैं। और फिर इसमें दूसरा कपड़े बनाने के लिए किस तरह से गांव में रहते हैं यहाँ पर इनकी एक कहानी को दर्शाया गया है। तो फिर इसमें दादन व्यापार जो व्यवस्था है यानी कि दादन व्यवस्था बुनकर के द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। दादन व्यवस्था के आधार पर बुनकर जो होते कपड़े को इसमें आप देख सकते हैं कि हम देखेंगे अब इसमें कि कपड़ा उपलब्ध कराने और जो ऑर्डर मिलते हैं उन्हें आधार पर व्यापारी अपनी दुकानों पर काम भी बांट देते हैं और बुनकर व्यापारी भी सूत लेते हैं, मतलब कि सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार करते हैं।
और इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्ट रूप से यानी कि 2 लाभ होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए आपस में पैसा लगाना पड़ता है और साथ ही तैयार किए गए कपड़े को बेचने के लिए जो व्यवस्था है उन पर बुनकरों को द्वारा प्रारंभ किया जाता है और उन्हें कपड़ा बनाना भी कितना बनाना पड़ता है। कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए तैयार माल को किस तरह बिक्री के लिए व्यापारी वर्ग निर्भर रहता है और चलते यानी कि जो चलते व्यापारिक वर्ग की वर्चस्व भी बना रहता है। ऑर्डर भी देते हैं, कपड़ा भी बनाया जाता है और उनके लिए भी काम कम मूल्य पर होते हैं। मतलब कि जो कपड़ा बनाते हैं उनको कम मूल्य भी देते हैं। बुनकरों के पास इसमें कोई साधन नहीं है और वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें किस कीमत पर बेचा जाएगा? सूत कपड़ा, व्यापारिक कपड़ा और जो यानी कि है वस्त्र में जो कारखाने में बेचते हैं और वह किस तरह से बाज़ार में झुकाव व्यापारी में कितने हित में से अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी ऊंची व्यवस्था ऋण लेते करके खरीदते हैं और कर के मूल्य में 20,000 रुपये। इसीलिए छोटे बुनकरों को कारखानों में 40,000 रुपये निवेश करना पड़ता है। घरों में अकेले काम नहीं किया जा सकता और कपड़ा बनाने के लिए बुनकर जो परिवार है दूसरे वयस्क सदस्यों में 12 घंटे तक काम करना भी पड़ता है और दूसरे पूरे कार्य के द्वारा महीनों में लगभग 3,500 रुपये भी कमा पाते हैं। कौन? बुनकर। और इसमें व्यापारिक है और जो बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। किसके बीच में? यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि व्यापारिक और बुनकरों के बीच में कौन सी व्यवस्था को यानी कि बनाया जा सकता है, यानी कौन सी व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसमें आपको याद होना चाहिए कौन सी व्यवस्था? दादन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था को बनाया जा सकता है कि होती है। उदाहरण जहाँ व्यापारी कच्चा माल तैयार करते हैं और फिर उसे तैयार करके माल को प्राप्त कर लेते हैं और फिर भारत में अनेक कपड़े वस्त्रों में बुनकर उद्योगपति के द्वारा प्रचलित यानी कि पहुँचाते हैं। जैसे कि एक बुनकर की व्यवस्था के बारे में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं या इस कहानी को पढ़ सकते हैं। एक छोटे से इसमें आप यहाँ पर बुनकरों को किस तरह से वह काम करते हैं और उनकी सहकारी किस तरह से वह मजदूरी बनती है, इसके आधार पर किस तरह से वह धागे को काट करके बुन करके वह कपड़ा तैयार करते हैं और फिर मिलों पर यह काम मिलों पर होता है, जिसमें एक कहानी पढ़कर आप इसको देख भी सकते हो कि यहाँ पर खरीदने में उनको किस तरह से मदद मिलती है, जो कि कौन होता है? ऑप्टेक या कम दुकानदारों के बीच में माध्यम में बेची, जो अपने शायद ही कहीं पर दूसरी दुकान पे देखी होगी। तो फिर आगे देखते हैं इसमें कि जिस तरह से ये मजदूर लोग जो होते हैं वह अपना काम करते हैं। दिल्ली के निकट एक वस्त्र जो कि निर्यात कारखाना है। कहाँ पर? दिल्ली के निकट। वहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर काम करने वाले के बारे में। इरोड़ व्यापारी जो कि बुनकरों के द्वारा निर्मित जो दिल्ली के पास बेची जाने वाले निर्यात कारखानों में भेजते हैं। कहाँ पर? इरोड़। इरोड़ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वस्त्र निर्यात करने वाले फैक्ट्री का उपयोग करके कमीज बनाते हैं और फिर कमीज को निर्देश में कारखानों पर नियंत्रित करते हैं। कारखानों में ग्राहकों को जैसे अमेरिका और कहाँ पर? अमेरिका और यूरोप के जो ऐसे व्यापारी जो कि स्टोर्स या श्रृंखला में चलाते हैं, उनमें बड़ी जो कि स्वामी होते हैं, केवल शर्तों में व्यापारिक वर्ग के होते हैं और ये माल भी उन्हीं न्यूनतम मूल्य पर खरीदते हैं और फिर मंगवाते हैं। फिर इसमें देख सकते हैं माल लेते हैं और फिर खरीदते हैं और साथ ही वे समान उच्चतम स्तर पर गुणवत्ता और समान शर्त भी रखते हैं। सामान जरा भी दोषयुक्त होता होने पर माल में जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी यानी सख्ती से निपटा जा सकता। मतलब जहाँ पर सामान आता है वहाँ पर थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है तो वहाँ पर सख्ती से उनसे निपटा जा सकता है। इसलिए वह निर्यातक जो कि शक्तिशाली ग्राहक और जो कि निश्चित की गई शर्तों के जो कि भरसक बुरा इसका करने की जो कोशिश करते रहते हैं। कौन? व्यापारिक वर्ग। तो ग्राहकों की और इस प्रकार से आप बढ़ते हैं जो दबाव को कारण भी वस्त्र का निर्यात करने में, जैसे कि इसमें कारखाने में कटौती की जाती है या करने का प्रयास करते हैं।
जो कि काम करने वाले के लिए अनेक तरह के श्रम होते हैं। न्यूनतम मजदूरी मिलना या देखकर अधिकतम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। इस तरह से वह अपना लाभ भी बढ़ाते हैं और यह जो कि विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर क्या करते हैं, माल को उपलब्ध कराते हैं। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि आगे जो माल को उपलब्ध कराने के साथ साथ क्या करते हैं, फिर इसमें इम्पैक्ट गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ जो लगभग की 70 कामगार होते हैं। इनफैक्ट में यानी कि जो इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनियां हैं इसमें कितने होते हैं, 70 कामगार होते हैं और उनमें से अधिकांश महिला होती हैं, जिसमें कि कामगारों की व्यवस्था को कम लगाया, किसमें महिलाओं को भी कामगार की व्यवस्था पर लगाया जाता है। और इसका हम फैक्ट्री के भी मालिक होते हैं, जो कि कामगार की आवश्यकता नहीं होती है। कह सकते हैं कि कारखानों पर अनेक कौशल के अनुसार तय की जाती है और काम के लिए अधिक कितना 3000 रुपये प्रति माह मिलता है। इसमें कि सहायक जैसे कि बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग आदि के काम करने के लिए उनको यह न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। जैसे कि मजदूरी कार्य के बारे में यहाँ देख सकते हैं, दर्जी को 3000 रुपये प्रति माह, इस्त्री यानी इस्त्री करने वाला प्रेस करने वाले को 1.5 यानी 1.5 रुपये प्रति पीस मिलता है। जांच करने वाले को 2000 रुपये प्रति माह मिलता है और धागे काटने व बटन लगाने वाले को 1500 रुपये प्रति माह यानी उनको दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कमीज मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में यह कमीज के बारे में अब देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी सी दुकान है जिसमें कमीज को प्रदर्शित किए जाते हैं और फिर इसमें $26 रखी, मतलब एक कमीज की कीमत कितनी रखी गई, $26। अर्थात यह कमीज $26 1800 रुपये की बेची जाती है एक कमीज। कहाँ पर, अमेरिका में। इसको पूर्ति करते हैं कमीज़ों में, जो कि दिल्ली के वस्त्र निर्यातक कमीज खालिस्तान प्रति माह हिसाब से खरीदते हैं और फिर उन्हें कितने खालिस्तान के रूप में संसाधन में विज्ञापन के देख सकते हैं और फिर इसमें स्टोर में रखने के प्रदर्शित करने तथा अन्य तरह से वह किस तरह से कमीज को 900 लागत की बड़ी है, जबकि 1800 में बेची, मतलब कि उनको कुल कितने में पड़ी, 900 में, और बेचते कितने में, 1800। उनको मुनाफा हुआ कितना, 900 रुपये का उनको मुनाफा हुआ। इस तरह से वह कमीज़ों को बेचेगा और उतनी अधिक लाभ कमा सकेगा। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल में जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है उसके प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिएगा फिर आगे चलते हैं। हम इसमें देखेंगे हम कि निर्यात की गई, जिसमें 300 रुपये प्रति कमीज यानी कि 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से बेची जाती है। कमीज का अन्य मूल्य 100 रुपये है, प्रति कमीज के हिसाब से पड़ता है और फिर कामगारों को कितना यानी 25 रुपये प्रति कमीज के कार्यालय में चलाने के लिए 25 रुपये प्रति कमीज की दर से पहुंचा जाए, मतलब कि इसकी खरीदी कितनी हुई, 25 रुपये प्रति कमीज। कितना, 2500 रुपये प्रति कमीज, 25 रुपये देकर। यह बस नियंत्रक जैसे कि कामकाज प्रति कमीज चलाने के लिए लाभ मिलता है। अब बाज़ार में यानी कि बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन, मतलब कि बाज़ार में अब कौन लाभ कमाते हैं। बाज़ारों में एक नई श्रृंखला शुरुआत यानी कि जो उत्पादन करता है सुपरमार्केट खरीदने से जोड़ देते हैं और इस श्रृंखला में हर कड़ी पर खरीदी और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि कौन से लोग हैं जो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी यानी कि सभी को समान रूप से लाभ या लाभ की अलग अलग मात्रा में लोगों को अलग अलग तरह से किस तरह से बाज़ार में उपलब्ध कराया जाता है, बेचने खरीदने और आदि के लाभ से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम कि बाज़ार में किस तरह से बाज़ार में समानता है। विदेशी व्यापारियों ने बाज़ार में एक मुनाफा कमाया, इसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक जो कि लाभ के माध्यम से, इसमें दूसरी निर्यातक कौन थी, फैक्ट्री, जिसमें केवल रोज़मर्रा की ज़रूरत की पूर्ति के लायक ही कमा सकते हैं, मतलब कि जो हमारी दिनचर्या के रूप में हम उपयोग कर सके उतना ही कमा सकते हैं। प्रतिदिन हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान
इरोड़ा के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाज़ार में उन्हें मेहनत के हिसाब से उन्हें उचित मूल्य नहीं मिला। तो फिर इसमें हम व्यापारी क्या जो कि व्यापारी उच्च स्थिति के बुनकरों की तुलना में कमाई जाती है, लेकिन इसके बारे में हमें कई तरह से बराबर नहीं कमा पाते हैं। तो बाज़ार के अंतर्गत हम उचित मूल्यों को कितनी मिलने चाहिए, इसके बारे में हम कृष्ण स्वप्न को नहीं कमा पाए, इसके बारे में देखा। तो अब फिर हम देखते हैं आगे कि ये बाज़ार मिल हैं किस तरह पर, यहाँ पर तरह तरह के कपड़े को दिखाया गया है और फिर इनको किस तरह से मार्केट में बेचा जाता है। एक और बाज़ार में लोग कम कमान यानी कि जो कि काम करने के लिए चीज़ों को बनाने हैं, बेचने का अवसर करते हैं, उगाते हैं, बनाते हैं, किसानों के द्वारा रुई बेच रहे हैं। कौन? किसानों के द्वारा जो रुई बेची जाती है, फिर उसे मिल में जाकर कपड़ा तैयार किया जाता है और फिर उसे मार्केट में लाया जाता है। बाज़ार में धनवान व्यक्ति, शक्तिशाली लोग हैं, सार्वजनिक कमाई करते हैं। लोग किसके पास है, कितना पैसा कमाते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत है, जिसमें करीब यानी कि जो गरीब से को उनकी चीज़ों को धनी शक्तिशाली लोगों को लाभ यानी कि निर्भर रहना पड़ता है। किसको? गरीब को, किसके? शक्तिशाली लोगों को। और फिर इसके मामले हम कच्चा माल प्राप्त करने पर सामान बेचने, और फिर जैसे कि दादन व्यवस्था, सामान बेचने के साथ साथ कौन सी व्यवस्था? दादन व्यवस्था होती है। नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसे कि वस्त्र कारखाने में कामगार के साथ साथ निर्भर रहना पड़ता है, देख सकते हैं। और फिर इस व्यवस्था को सामान के साथ साथ रास्ते हैं, उत्पादक भी मिल सकता है। सरकारी व्यवस्था है जो कि सरकारों के साथ काम करने पालन करते हैं। और अध्याय में हम पढ़ेंगे कि नदी के मछुआरे में किस तरह से यह सरकारी यानी कि संस्था भी होती है। जैसे कि आप इसका हम देखेंगे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका कौन सा गोल नंबर 8 है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि किस तरह से हम इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में हम इसकी ग्रोथ या वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हम इसमें हम कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करें इसके बारे में क्वेश्चन बताता हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। स्वप्ना ने, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्ना ने अपनी जो कुरनूल के रुई के रूप में बेचकर वह व्यापारी को किस तरह से बेचती थी। वस्त्र निर्यातक कारखानों करने वाले मजदूरों में काम, इलाज और उनकी जो हालत को मजदूरों के साथ किस तरह से किया जा सके, उनके साथ की न्याय होता है। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसमें हम देखें स्वप्ना एक व्यापारी को रुई बेचती है, सही बात है। ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को बेचता है। व्यापारी जीनिंग मिलों पर रुई बेचते हैं। गवर्नमेंट निर्यातक कमीज बनाने के लिए व्यापारी से कपड़ा खरीदते हैं। सूत के व्यापारी को किस तरह से वो है सूत देते हैं। और फिर वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका में कमीज बेचता है। सूत काटने वाली यानी कि मिलें रुई हैं जो कि व्यापारी को सूत बेचती हैं। बुनकर कपड़े को तैयार कर पाते हैं और जीजिंग की तरह वह साफ करते हैं। अब देखते हैं हम इनके शब्द संकलन, मतलब कि शब्दों में किस तरह से संकलन किया जाता है। तो हम सबसे पहला शब्द देखते हैं जीनिंग मिल की। जीनिंग मिल क्या है? यह फैक्ट्री कई लोगों के द्वारा बनाए यानी कि अलग अलग किए जाते हैं, जहाँ पर दबाकर इकट्ठा यानी गट्ठा भी बनाए जाते हैं और जो धागे को भेज दिया जाता है। तो फिर इसमें हम देखें निर्यातक। निर्यातक कौन है? कि निर्यातक मतलब कि क्या है? व्यक्ति जो देश में माल बेचता है, व्यक्ति जो कि देश में माल बेचता है। फिर इसमें हम देखेंगे कौन? मुनाफा। मुनाफा क्या है? जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्च को निकाल करके जो पैसा शेष बचता है उसे क्या कहा जाता है? मुनाफा कहा जा सकता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन को, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 9 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।